हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो रिवीजन सीरीज चल रही है, डे वाइज सीरीज चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है डे 13 की। इससे पहले 12 वीडियोस आ चुकी हैं। इससे पहले एडवोकेट जनरल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है बच्चों को, कैंडिडेट्स को इन डे वाइज सीरीज से। साथ साथ जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे आपको लीगल ग्लॉसरी के, लीगल हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, सारे सवाल नोट से आए हैं विद प्रूफ। अगर आपने देखा हो तो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे विद प्रूफ आपको बताया गया कि सारे क्वेश्चन जो है आपके कंटेंट्स आए हैं, जो आपको लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उससे सारे क्वेश्चंस आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने जो हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एडवोकेट जनरल में, क्योंकि उनको सारी पूरी गाइडेंस दी गई है, प्रोवाइड की गई है। वहाँ पे सारा उनको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे। बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है सभी स्टूडेंट्स को। लगातार मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, कॉल्स आ रही हैं बेस्ट विशेज़ के कि सर आपने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जितने अपडेट्स आते हैं सब वहीं पे आते हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आती है। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता के फ्री टेलीग्राम चैनल पर जो क्विजेज आती हैं, पोल्स आती हैं, उससे भी 3-4 सवाल आए हैं, वो भी डाले गए हैं उसमें कि जो सवाल फ्री हैं, जो सवाल पोल्स के रूप में वहाँ पूछे जाते हैं, उन सवालों से भी, उन क्वेश्चन से भी सीधे एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फ्री चैनल को, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जो भी यहाँ पे लोग वीडियोस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 13 की वीडियो। एक बात और बताना चाहूँगा गाइस कि अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और जितना कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया गया है उसको आप सारा पढ़ लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले 3 अप्रैल के एग्ज़ाम में। तो जो स्टूडेंट्स भी इच्छा है इनकी, अगर वो इस टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर वो इस टाइम पे भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, बशर्ते कि आप उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 8-9 घंटे जितने भी टाइम आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपका वो कोर्स, जितना भी मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसमें मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कवर की गई है, जो फॉरेस्ट सर्वे था उसको भी कवर किया गया है। सब चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, तो उसको पूरा देखते चल जाइएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए आईएसएफआर भी इसमें कवर किया गया है। जो पपेट है, वो जो पपेट्री है, यानी कि जहाँ पे कठपुतली वाला जो पपेट्री होता है भारत में, उसको भी कवर किया गया है। और जो रिवॉल्यूशंस हैं कुछ, उनको भी कवर किया गया है भारत में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं रैंडमली, तो इनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात की जाती है पपेट्री की। पपेट्री का मतलब है कि जो कठपुतली, जैसे हमने जो बेसिकली जो लोगों को सबको पता है इजीली, वो कठपुतली के बारे में पता है जो राजस्थान में होती है, उसी की जैसे पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कठपुतली होती हैं। और जो वो कठपुतली हैं या पपेट्री है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि एक तो स्ट्रिंग पपेट्री होती है, यानी कि जो तार से बंध के, जैसे कि कठपुतली हम राजस्थान वाली देखते हैं। फिर एक शेडो पपेट होता है, यानी कि जहाँ पे परछाई से देखा जाता है। फिर ग्लव पपेट होता है, जहाँ पे ग्लव से होता है। अगर आपने देखा होगा कि बीच में एक जो लाफ्टर चैलेंज वगैरह शो आते हैं, वहाँ पे भी एक पर्सन जो था हाथ में ग्लव्स पहन के आते थे, ग्लव से वो पपेट्री करते थे, यानी ग्लव से कॉमेडी करते थे। एक होता है रॉड पपेट्री, यानी कि वहाँ पर रॉड से किया जाता है। तो कौन कौन सी पपेट्री किस किस राज्य में करी जाती है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आर्ट एंड कल्चर का, ये आपके सिलेबस में भी है पर पीसेस को, तो एक बार इसको देख लीजिए। एक तो कठपुतली जो है वो राजस्थान में की जाती है। देखिए सब नाम है, नाम को मैंने हिंदी में इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल नाम लिखे हुए हैं, इनको हिंदी में भी लिखूंगा तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए भी हैं, देख लीजिए आप एक बार, देख सकते हैं। तो अगर कुंधे जो है ये उड़ीसा में है, गोम्बेअट्टा ये कर्नाटका की है, और बोमलाट्टम ये आंध्र प्रदेश की। ये सब स्ट्रिंग पपेट्स हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे धागे तार से वो पपेट बंधे रहते हैं। फिर शेडो पपेट की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे परछाई से होती है, तो वो थोलू बोमलाट्टा ये आंध्र प्रदेश की है। देखिए बोमलाट्टम आंध्र प्रदेश में स्ट्रिंग पपेट है, और शेडो में थोलू लग जाता है आगे। तो थोलू बोमलाट्टा आंध्र प्रदेश का है, रावण छाया उड़ीसा का है, और तोगालू गोम्बेअट्टा ये कर्नाटका का है। ये शेडो पपेट है। अगर ग्लव पपेट की बात की जाए तो पावा कोथू है केरला का, और रॉड पपेट की बात की जाए तो यमपुरी है बिहार में, पुटुल नाच है वेस्ट बंगाल में, और उड़ीसा के रॉड पपेट्स हैं ये उड़ीसा के हैं। और उसके बाद बात की जाए कि रीजनल नाम, देखिए ये कुछ शेडो पपेट के नाम दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश में थोलू बोम्बलाट्टा है, कर्नाटका में तोगालू गोम्बेअट्टा है, महाराष्ट्र का चरमा बहुली नाट्य है, उड़ीसा में रावण छाया है, केरला में ये थोला पावा कोथू है, और तमिलनाडु में थोल बोम्बलाट्टा। इनको कई बार आप देख लेना, आपके दिमाग में थोड़े से सेट हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे थोलू लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ थोल है ना, यू की कमी है, बस इतना सही डिफरेंस है। तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी कई बार पूछता है, उत्तराखंड पीसीएस भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है उनका कि एक सवाल इसमें दे देगा तो आपका 1 नंबर
अगर आपने छोटा सा अगर ये पढ़ा हुआ है तो आप एक नंबर टिक कर जाएंगे, वरना आप क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे, और कोई चारा नहीं है आपके पास। उसके बाद देख लेते हैं कि फादर और फाउंडर जो हैं रिवॉल्यूशंस के। देखिए यहाँ पे भारत में अलग अलग रिवॉल्यूशन हुए हैं कुछ चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, और उसके कुछ फादर हैं, यानी कि जिन्होंने उसको स्टार्ट किया था, तो उनके नाम पे हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो है वो खेती से संबंधित थी, एग्रीकल्चर से, और MS स्वामीनाथन जो है उसके फाउंडर थे या फादर थे। जो वाइट रिवॉल्यूशन है यानी कि श्वेत क्रांति है, वो दूध से रिलेटेड थी, और वर्गीस कुरियन जो है वो उसके फादर थे। फिर जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति, वो मछलियों से है या मत्स्य पालन से है, ये डॉक्टर अरुण कृष्णन जो थे वो उससे रिलेटेड हैं। फिर आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये फ्रूट्स, हनी कल्चर से यानी कि शहद से रिलेटेड है, और निरपक टुटेस जो हैं वो इससे रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये अंडों से है, एग्स से, इंदिरा गांधी ने इसको स्टार्ट करवाया था। ब्लैक रिवॉल्यूशन तेल से है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से है, सैम पिट्रोडा जो हैं वो इसके प्रोपोनेंट माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है पिंक रिवॉल्यूशन दवाइयों से, प्रॉन जो हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, और ऑनियन यानी कि प्याज, तो इनको स्टार्ट करने के लिए दुर्गेश पटेल को फादर माना गया है इनका। फिर ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइज़र्स के लिए है। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर के लिए यानी चमड़े के लिए और कोको के लिए है, और हीरालाल चौधरी जो हैं वो इसके फादर हैं। रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल जो क्रांति थी वो मीट के लिए है, विशाल तिवारी के द्वारा स्टार्ट की गई। राउंड रिवॉल्यूशन आलू के लिए, पोटैटो के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन जूट के लिए, और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, सिल्वर फाइबर है तो कॉटन है, और खाली सिल्वर है, यहाँ पे खाली सिल्वर था तो अंडे हैं, एग्स हैं। और साथ साथ ध्यान रखिएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन, देखिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है ये। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है तो जूट है, और गोल्डन रिवॉल्यूशन है तो फ्रूट्स, हनी और हनी हॉर्टिकल्चर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कन्फ्यूजन हो सकता है कभी। देखिए फाइबर है तो धागा आ गया इसलिए कॉटन आ गया यहाँ पे, खाली सिल्वर में एग है, तो इतना ध्यान रखिएगा। इनके जो फादर इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे सवाल जरूर पूछ लेगा वो कि इसके फादर कौन थे या उसके फादर कौन थे, इस तरह से करके पूछ लेगा कि ये रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट किया। देखिए एक बात आती है, क्योंकि आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी है, तो एक बात आती है पोल्यूशन की। जो रिवर वाटर में पोल्यूशन होता है, नदी के, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ लेना एक बार। तो जो नदी के पानी में जो पोल्यूशन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होता है, बिंदु स्रोत होता है, और एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। यानी कि पॉइंट सोर्स वो पोल्यूशन होता है जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है ना। जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो तो पॉइंट सोर्स है। और जहाँ से बहुत सारी जगहों से पानी इकट्ठा होकर कहीं पे आता है, गंदा पानी इकट्ठा होकर आता है और बाद में नदी में गिर जाता है, वो नॉन पॉइंट सोर्स हो गया। तो यानी कि पॉइंट सोर्स वो हो गया, इट कम्स फ्रॉम अ सिंगल प्लेस। जैसे कि स्मोक स्टैक्स हो गए, यानी कि जो धुएँ वगैरह की जो चिमनी होती है वहाँ से। डिस्चार्ज पाइप यानी कि जो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा नाले का पाइप गिर रहा है अगर नदी में, तो वो डिस्चार्ज पाइप हो गए। ड्रेनेज डिचेज हो गई है ना, फैक्ट्री हो गई, पावर प्लांट हो गए, जो एक बहुत बड़ा सोर्स है, और वहाँ सोर्स से डायरेक्ट जो गंदा पानी है नदी में गिर रहा है, तो उसको हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन बोलेंगे कि भाई एक ही स्रोत, एक ही बिंदु है जहाँ से पोल्यूशन आपका हो रहा है। लेकिन कुछ होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, यानी कि नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं जहाँ से हमें ये नहीं समझ में आता कि वो पोल्यूशन हो कैसा रहा है। तो इट इज़ हार्डर टू आइडेंटिफाई, बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, एंड हार्डर टू एड्रेस। इट्स अ पोल्यूशन दैट कम्स फ्रॉम मैनी प्लेसेस ऑल एट वंस। तो कई सारी जगहों से जो पोल्यूशन आता है वो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहते हैं। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपको 3 या 4 चीज़ें दे देंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा एक पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है का सोर्स है, या इनमें से कौन एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का सोर्स है। ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार। अब बात आती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ISFR 2021, जो अभी जनवरी के महीने में लॉन्च की गई थी। इससे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से सवाल बन सकते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए ये 17वीं रिपोर्ट थी। देखिए हर चीज़ इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी हुई है, तो आप एक बार देखते चल जाइएगा, हिंदी में भी आप देखिएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा आपका, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट, बिल्कुल एक बार इसको देखते चल जाइएगा, वीडियो को अंत तक सब कवर हो जाएगा आपका। तो देखिए 17th बाईएनियल असेसमेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है, पहली बात तो ये चीज़। और 17वीं रिपोर्ट थी ये, और इसको कौन करवाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करवाता है। और किसके अंडर करवाता है, MOEFCC के अंडर करवाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसके बाद इस बार 2021 की रिपोर्ट में एक स्पेशल चैप्टर ऐड किया गया, इसमें फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व्स की। टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर को असेस किया गया, टाइगर कॉरिडोर में असेस किया गया, और डिकेडल चेंज देखा गया फॉरेस्ट कवर में, जो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट था टाइगर रिजर्व्स का। तो टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कितना है वो पहली बार देखा गया, इससे पहले नहीं देखा गया था। एक स्पेशल चैप्टर इसके लिए ऐड किया गया है। ये देखिए ये सेम चीज़ इंग्लिश की बात हिंदी में लिखी है, इसको जब मैं छोटा करूँगा तो आपको दिख जाएगा ये, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद 2 स्पेशल स्टडी भी की गई है। एक तो अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन किया गया है यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेटा, जो कि इसरो के साथ मिलकर किया है, और एक क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स के बारे में पता किया गया है बिट्स प्लानी का जो गोवा कैंपस है उसके साथ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो ये है
कि जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है भारत का वो 24.62% है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधे सीधे ऑप्शन यही आएंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से हमें 24.62 पर टिक करना है। जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है पूरे भारत का वो कितना है, 24.62% है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना परसेंट भारत के 100% एरिया में से 24.62% एरिया पे फॉरेस्ट है और ट्री कवर है, यानी कि पेड़ पौधे हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अपना में 21.71% है, यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर। देखिए ऊपर है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर। देखिए फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों में डिफरेंस है, वो सब हम आगे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो तो 21.71% है, और जो ट्री कवर है वो 2.91% है। दोनों को जोड़ देंगे तो 24.62% आ जाएगा। अगर 2019 के कंपैरिजन में देखें, जो उससे पहले 2 साल पहले जो ISFR 2019 हुई थी, तो देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में 0.28% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछा जाएगा कि 2019 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। 0.28% का इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट कवर में, 0.22% का, और ट्री कवर में 0.76% का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद बात आती है चेंज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ग्रीन वॉच। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अब देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कौन सा एरिया होता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो रिकॉर्डेड एरिया होता है फॉरेस्ट का जो सरकार रिकॉर्ड करती है, सरकार के अंडर में आता है, और वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। तो जो फॉरेस्ट कवर है विद इन द RF है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तहत, वो 31 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है, और जो फॉरेस्ट कवर इससे बाहर है वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा है। टॉप 5 राज्य जो अगर हम देखें कि फॉरेस्ट कवर जिनके अंदर है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो किसके अंदर हुआ है, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ जो फॉरेस्ट कवर में हुआ है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इनमें है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है किसी राज्य में फॉरेस्ट कवर के, तो वो किस में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। उससे कम तेलंगाना में हुई है, उड़ीसा में हुई है, फिर कर्नाटका, फिर झारखंड। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ISFR 2021 के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है वो किस राज्य में हुआ है, आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। उसके बाद जो फॉरेस्ट कवर है हिल डिस्ट्रिक्ट में, वो 40.17% है उनके जोग्राफिकल एरिया के। यानी कि देखिए जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके हिली और हिमालयन रीजन वाले जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के जो ज़िले हैं उनको हिल डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। तो वो जो ज़िले हैं हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका 40% है, आप कह सकते हैं 40.17% जो उनका एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। और पहले से अगर देखा जाए तो 902 स्क्वायर किलोमीटर की कमी पाई गई है, यानी कि जो जंगल का इलाका है वहाँ से, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है हिल डिस्ट्रिक्ट में से, उनको साफ़ किया गया है। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की गई है या कुछ दूसरे काम के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया गया है। और टोटल 140 हिल डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में। यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलती है, सवाल ये भी पूछा सकता है कि भारत में कितने हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो भारत में 140 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जहाँ पे जनजाति रहती हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 37.53% उनका जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है उन डिस्ट्रिक्ट्स में। टोटल फॉरेस्ट कवर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 64.66% है उनके जोग्राफिकल एरिया के। यहाँ पे डिक्रीज़ देखा गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के ज़िलों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगर हम देखें तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर में डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जंगलों को साफ़ किया गया है। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की, यानी कि 0.60% की उस रीजन के हिसाब से फॉरेस्ट कवर में डिक्रीमेंट हुआ है। मैंग्रोव कवर के अगर बारे में बात करें तो आगे सब चीज़ देखेंगे डिटेल में, थोड़ा यहाँ पे ग्लिम्स ले लीजिए आप कि जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव 0.34% के हिसाब से बढ़ा है। टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो भी बढ़ा है। और 22% जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट फायर के अंडर में आता है, यानी कि जो फॉरेस्ट फायर है, यानी कि किन जंगलों में आग लग सकती है, वहाँ पे 22% एरिया जंगलों का ऐसा है भारत में जो आग लगने के बहुत ज़्यादा संभावित एरिया आप कह सकते हैं। कि जो टोटल बैम्बू एरिया है वो भी बढ़ा नहीं है, टोटल बैम्बू एरिया थोड़ा सा घट गया है, यानी कि वो 1,49,000 हो गया है। यहाँ पे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखी गई है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। देखिए सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई, एक बार आप इसको पॉज कर लेना और ये सेम चीज़ आप हिंदी में एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ से समझिए कि अब देखिए फॉरेस्ट होते कितने तरह के हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो 3 तरह के हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है। अब ये कैसे कैसे होते हैं इनको भी देख लेते हैं। ये देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे ट्री कैनोपी 70% होती है। ट्री कैनोपी का क्या मतलब है, आप देखिए मान लेते हैं अगर ये पेड़ है ना, ये पेड़ हो गया, फिर इस तरह से दूसरा पेड़ हो गया, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये ऐसे सब पेड़ हैं तो ये पेड़ आपस में एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं।
तो ये जो कवर अप एरिया हो गया सारा, जहाँ पे जो ज़मीन जो है पेड़ों की पत्तियों के नीचे आती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो जो ट्री की कैनोपी है, अगर उसकी डेंसिटी 70% या उससे ऊपर है तो वहाँ पे हम बोलेंगे बहुत घना जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। जहाँ पे ट्री कैनोपी 40% से 70% के बीच में होती है उसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। और जहाँ पे ट्री कैनोपी 10% से लेकर 40% के बीच में होती है उसको हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। और जहाँ पे कैनोपी 10% से भी कम होती है उसको हम स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं। और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो वहाँ पे होती है जहाँ पे 10% से भी कम, यानी वहाँ पे जंगल ही नहीं होते हैं या कुछ पेड़ पौधे ही नहीं होते, या वहाँ पे पानी भी है, पानी का एरिया मान लेते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, वहाँ पे पेड़ नहीं होते। तो इस वजह से वो सब भी अगर पानी को देखेंगे तो पूरे भारत का 76% एरिया, आप कह सकते हैं 76.87% एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देख लेते हैं कि कितना कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया फॉरेस्ट कवर में आता है वो आता है ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट जो है यानी कि जो 10% से 40% का जहाँ पे फॉरेस्ट कवर होता है, यानी कि ट्री कैनोपी होती है, वो ओपन फॉरेस्ट होता है। तो वो सबसे ज़्यादा है 9.34%। दूसरे नंबर पर आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो 40% से 70% के बीच में आता है, वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। और जो 70% से ऊपर आता है, 70% या 70% से ऊपर वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो तीसरे नंबर पे है, वो सबसे कम है 3.04%। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया, ये हो गया 21.71%। और जो ट्री कवर है वो कितना हो गया, वो 2.91% है। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 24.62% है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 24.62% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर है। स्क्रब कितना है, 1.42% है। और जो नॉन फॉरेस्ट है वो कितना है, 76.87% है। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए कि जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, जहाँ पे क्रॉप डेंसिटी या कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होती है और वहाँ पे 1 हेक्टेयर का एरिया पे, अगर हम 1 हेक्टेयर का एरिया देखें, 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया कि अगर ये 100 मीटर की लंबाई और 100 मीटर की चौड़ाई है, इतने बड़े एरिया पे अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो ये पेड़ पौधे कैसे होने चाहिए, इन पेड़ पौधों पे 10% की कैनोपी होनी चाहिए, कैनोपी डेंसिटी 10% की होनी चाहिए, तब हम उसको जंगल मान लेंगे, है ना। फॉरेस्ट कवर इसको माना जाएगा कि मान लेते हैं ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि 1 हेक्टेयर का है। 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर बाय 100 मीटर। इस पे ट्री कैनोपी कितनी होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा, यानी कि 10% से ज़्यादा इसका हिस्सा, इस ज़मीन का 10% हिस्सा जो है वो पेड़ों से ढका होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उस ज़मीन को जंगल मान लेंगे, फॉरेस्ट मान लेंगे, तो उसको फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। और ट्री कवर किसको कहा जाता है, ट्री कवर किसको कहा जाता है कि ट्रीज़ आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है जिसको जंगल माना गया है, उससे बाहर जो पेड़ होते हैं और 1 हेक्टेयर से कम के एरिया पे जहाँ पे होते हैं उनको हम ट्री कवर मान लेते हैं। बात ये आती है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में अपनाई गई थी, उसमें ये अचीव किया, गोल माना गया था कि हम 33% हिस्सा भारत का जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर ले आएंगे, जबकि हम उस पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। हमारा सिर्फ 24.62% हिस्सा ऐसा है जो अभी भी फॉरेस्ट के अंडर है। हमें लाना का हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है 33% का। उसके बाद यहाँ पे भी आप ये देखिए, ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको यहाँ पे हिंदी में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बात आती है कि कितना, अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन से कितना कितना एरिया है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा एक बार। ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो नॉन फॉरेस्ट है, 76.87%, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एरिया है इसमें वो है ओपन फॉरेस्ट का 9.34, उससे कम है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.33, उससे कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.04, और स्क्रब जो है वो 1.42% है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, उससे कम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, उससे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अगर दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ की बात की जाए जहाँ पे एनुअल नेट गेन हुआ है, कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट एरिया में 2010 से 2020 के बीच में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया में बढ़ोतरी हुई है वो ये चाइना में। चाइना में सबसे ज़्यादा एरिया जो है जंगलों में बढ़ा है, 0.93% फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है वहाँ पे। भारत तीसरे नंबर पे आता है, 0.38% वहाँ पर बढ़ा है, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर 266,000 हेक्टेयर्स जो है वहाँ पे ज़मीन एनुअल फॉरेस्ट एरिया, यानी कि हम देखें 10 सालों में बढ़ा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंडिया। इतना आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है भारत में वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। हमने ऊपर देखा था सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल है कहाँ पे, फॉरेस्ट कवर है कहाँ पे, किस राज्य में, तो वो एमपी में है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल में, तीसरे पे छत्तीसगढ़ में, चौथे पे उड़ीसा में, पाँचवें पे महाराष्ट्र में।
उसके बाद देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है विद रेस्पेक्ट टू देयर जोग्राफिकल एरिया, यानी उनका खुद का जितना एरिया है उसके मुकाबले अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो वो उनमें सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर मिलेगा वो मिलेगा मिजोरम में। हालांकि हमने अभी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है, लेकिन घटने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अगर हम देखें तो वो उनके एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा उनमें ही है। सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में है, 84% एरिया मिज़ोरम का ऐसा है जो जंगलों से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 79% है, मेघालय 76% है, मणिपुर 74%, नागालैंड 73%। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में कितने कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जिनका 75% से ज़्यादा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो ऐसे 3 राज्य हैं। कौन कौन से? मिज़ोरम, अरुणाचल और मेघालय। 75% से ज़्यादा एरिया इनका ऐसा है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है। पूरे देश भर में ये माना गया कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अभी कैसे बढ़ा है ये सरकार को ही पता होगा। नेक्स्ट आता है कि स्टेट्स शोइंग अ सिग्निफिकेंट गेन, कि जहाँ जहाँ पे गेन हुआ है वो कौन कौन से हैं? वो आंध्र प्रदेश। मैंने आपको अभी ऊपर देखा है कि आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसा एक राज्य है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। उसके बाद तेलंगाना में बढ़ा है, फिर उड़ीसा में, कर्नाटक में, झारखंड में। जहाँ पे फॉरेस्ट कवर में कमी आई है वो कौन कौन से हैं? सारे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा है जो घटा है। उसके बाद 218 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, 27 राज्य और यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत में जितने स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से 27 स्टेट यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल लोग मिलते हैं। और उन 27 में से कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहा गया? 218। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 140 ऊपर देखें हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, और 218 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7 जो मेजर सिटीज़ हैं भारत के उनमें अगर देखें तो 509 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, जो कि 10% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ दी सिटीज़। इन शहरों का 10% हिस्सा जो है वो करीब करीब किस में है? वो जंगलों में है। और मैक्सिमम गेन जो देखा गया है वो सबसे ज़्यादा गेन हैदराबाद में देखा गया है, उसके बाद चेन्नई में देखा गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है जो फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है वो आ रहा है 147% का इंक्रीमेंट हुआ है हैदराबाद में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 26% का चेन्नई में, तीसरे नंबर पे हुआ है दिल्ली में 11% का, चौथे नंबर पे हुआ है मुंबई में 9% का। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात की जाए मैंग्रोव की, अगर हम मैंग्रोव कवर देखें तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। मैंग्रोव में अगर देखें तो लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया जो है दुनिया में वो एशिया में है। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें, मैंग्रोव्स क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा मैंग्रोव होते हैं इसलिए एशिया में सबसे ज़्यादा हैं, फिर अफ्रीका में है, उसके बाद नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ओशिनिया के अंदर सबसे कम मैंग्रोव्स हैं। फिर मैंग्रोव कवर जो है भारत में वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत देश का पूरा 0.15% है एरिया का। और वो जो स्टेट्स ने मैंग्रोव कवर में इंक्रीमेंट दिखाया है वो उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। तो उड़ीसा और महाराष्ट्र में इंक्रीमेंट हुआ है। क्या इंक्रीमेंट हुआ है वो हम यहाँ से इस टेबल से देख लेते हैं। देखिए अगर हम देखें कि पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे कौन आता है, अगर हम देखें इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखेगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे जो मैंग्रोव कवर है वो वेस्ट बंगाल का है। 2114 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो मैंग्रोव्स के अंदर आता है वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे, अगर सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे हैं, वो वेस्ट बंगाल में है, दूसरे नंबर पे गुजरात में है, तीसरे नंबर में अंडमान निकोबार में है। कितने कितने हैं? 2114, फिर 1175 और 616। उसके बाद जो टोटल एरिया है मैंग्रोव के अंदर वो 4992 है। पिछली बार से 2019 के हिसाब से 2021 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो उड़ीसा में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 8 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे आपको टेबल से शो की हुई है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो एक बार आप चाहेंगे तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट कवर। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर देखें तो एक तो बंगाल टाइगर का जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से, और जो लॉयन है, जो शेर है, उसका भी एंडेंजर्ड है। पूरे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो टाइगर की जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की जनसंख्या की 70% है। पूरी दुनिया में कितने हैं? 3890, 3890 टाइगर्स हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से 70% भारत में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कितने टाइगर्स हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में पाया जाता है। उत्तराखंड में कितने टाइगर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस। जो टाइगर सेंसस हुआ था, लास्ट जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे रशिया में पाए जाते हैं, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया TX2 का पार्टी है, TX2 को उसने साइन कर रखा है। इसका रोल ये था, ये WWF का था, वर्ल्ड वाइड फॉर फंड जो फंड था,
उसका ये मोटिव था कि उसको 2 गुना करने हैं टाइगर की पॉपुलेशन 2022 तक। तो जो 2022 तक 2 गुनी पॉपुलेशन करनी है, इंडिया उसकी पार्टी है, तो इंडिया उसमें हेल्प कर रहा है कि उसको 2 गुना करना है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, या आप कह सकते हैं कि एशिया में। जो 13 देश हैं टाइगर रेंज के, वो कौन कौन से हैं? वो हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया। तो ये इन 13 कंट्रीज़ में टाइगर मिलते हैं, जहाँ पे टारगेट क्या है करने का? 2 टाइम्स करने का टाइगर टारगेट है कि पूरी दुनिया में जहाँ टाइगर हैं, जो जनसंख्या है उनकी, उसके 13 गुने हम उनको हमें 2 टाइम्स करना है इन 13 टाइगर कंट्रीज़ में। टॉप 5 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, जहाँ पे एरिया जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर आता है, वो है पाके इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पैक्हुई भी कहा गया है। 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था ऐसा सवाल कि जो पक्की जो टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का, उसका 96% हिस्सा ऐसा है जो जंगल के अंदर आता है। फिर अचानकमर जो है मध्य प्रदेश में 95%, सिमलीपाल उड़ीसा का 94%, जो काली है, काली का नाम मतलब डंडेली अंशी है वैसे ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, और डंपा जो है वो मिजोरम का है। तो ये सब जो टाइगर रिजर्व हैं, इसमें इतना इतना एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। उसके बाद डिकेडल चेंज अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें टाइगर रिजर्व में 2011 से लेकर 2021 तक, तो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है 22 स्क्वायर किलोमीटर से टाइगर रिजर्व्स के अंडर। ये एक अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। जो टाइगर रिजर्व गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में अगर हम देखें तो बुक्सा में हुआ है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इनमें तो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद वेटलैंड की बात की जाए तो 5821 वेटलैंड है इन टाइगर रिजर्व्स के अंडर, जो टाइगर रिजर्व्स का 7% का हिस्सा जो है वो कवर करते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, क्योंकि सुंदरबन अपने आप में खुद पूरा एक वेटलैंड है, और 96% एरिया जो है इस टाइगर रिजर्व का वो अपने आप में वेटलैंड के अंदर आता है। और जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो सबसे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। देखिए सुंदरबन में सबसे ज़्यादा एरिया वेटलैंड के अंदर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है कान्हा टाइगर रिजर्व में। आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कान्हा टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ से शो किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो पके में है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अचानकमर में, तीसरे नंबर पर सिमलीपाल में, फिर काली में, काली मतलब डंडेली अंशी है, और डंपा में। उसके बाद बात आती है कि कितने फॉरेस्ट कवर, हमारा कितना फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो कि फायर प्रोन है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फायर प्रोन है, अगर हम देखें तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया जो है वो 2% है, यानी कि 2.81% जंगल ऐसे हैं हमारे जो एक्सट्रीमली फायर प्रोन है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आग लग सकती है। वेरी हाईली फायर प्रोन जो है 7.85% है, हाईली फायर प्रोन 11.61 है, मॉडरेटली 13 है, और लेस फायर प्रोन 64% है। लेकिन ये जो शुरू के 10% के आसपास के हिस्से हैं एक्सट्रीमली फायर प्रोन और वेरी हाईली फायर प्रोन, यही बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और गर्मी के मौसम जब आता है तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों पे जो आग लग रही है वो इसी वजह से लगती है, क्योंकि ये जो जंगल हैं ये एक्सट्रीमली फायर प्रोन और वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया में आते हैं। उसके बाद देखें तो नियरली 10% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर का वो रिस्क में है एक्सट्रीमली और वेरी हाईली के, ये हमने ऊपर देख लिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो एक्सट्रीमली टू वेरी हाईली फॉरेस्ट फायर के अंडर आती है। टोटल ट्री कवर जो है वो इतना है 95,000। मैक्सिमम ट्री कवर जो है वो किस में मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में मिलेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, यूपी में। और मैक्सिमम ट्री कवर अगर हम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो वो आपको चंडीगढ़ में, दिल्ली में, केरला में और गोवा में मिलेगा, जो फायर के अंडर आता है, यानी कि इन जंगलों में फायर लग सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थी कुछ डिटेल्स आपकी आईएसएफआर के बारे में। इसको एक बार पढ़ लेना, वीडियोस को 2-3 बार देख लेना, जिससे कि इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपके सिलेबस में है अपर पीसीएस में, तो उससे सवाल कोई भी आता है तो आप आराम से कर लेंगे। एक टॉपिक ये भी रह गया था कि नेशनल पार्टीज़ कितनी है, सवाल पूछा जाता है कि इस टाइम भारत में 8 नेशनल पार्टी हैं। पहली बात तो ये है, और कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी है या नहीं है, ऐसा करके कुछ भी दे सकता है। तो कौन कौन सी नेशनल पार्टी है इस टाइम पे? बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है यानी कि सीपीआई, फिर पीएसपी बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी, और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी। तो ऐसे करके 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं इस टाइम पे जो कि नेशनल पार्टीज़ हैं, जिनको राष्ट्रीय पार्टी होने का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। तो दैट्स ऑल। तो आप इनको रिवाइज कर लेना, इनमें कोई भी डाउट आता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।